सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़े चुनौती थे वह थे जसवंतराव होलकर। लेकिन आखिरकार जब उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है तो मजबूरन उनको भी अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है और इसी के साथ ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड हो जाता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के एंड होने के समय जसवंतराव होलकर अपनी आज़ादी बनाए रखे। यूं तो सिंधिया और भोंसले भी आज़ाद थे, पर उनको अपने राज्य का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ता है। पेशवा बाजीराव सेकंड पहले से ही वेलेस्ली के साथ सब्सिडियरी अलायंस कर चुके थे और जहां तक गायकवाड़ की बात है तो गायकवाड़ ने तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से ही अपने आप को मराठा कॉन्फेडरेसी से अलग किया हुआ था। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की पृष्ठभूमि या यूं कहें पटकथा तब लिखी जाती है जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में भारत आता है। इसका जो पीरियड है वह 10 साल का 1813 से 1823 के बीच में। यह शुरू से ही पूरी तरह से डिटरमाइंड था कि मराठा पावर को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि स्वाभाविक है कि मुगल्स के बाद ये सबसे बड़े चैलेंजिंग पावर थे अंग्रेजों के लिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की पॉलिसी के अनुसार सबसे पहले उसने सिंधिया के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया। पिछली संधि जो 1805 में हुई थी, जिसमें कि सिंधिया और अंग्रेज के बीच में संधि से शांति विराम हुआ था, उसमें यह था कि जोधपुर, मेवाड़ या जितने भी ये राजपूत राजा हैं ये सिंधिया के अधीन थे और अंग्रेज उनसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पॉलिसी के विपरीत अंग्रेजों ने अपने एजेंट वहां नियुक्त करना शुरू कर दिए और जब ये बात सिंधिया को बुरी लगती है तो अचानक से सिंधिया की राजधानी ग्वालियर को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और बंदूक की नोक पे उनके साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि साइन की जाती है। इंडिपेंडेंस तो अभी भी उनकी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थे और भविष्य में चैलेंजिंग अथॉरिटी के रूप में कभी उभर नहीं पाते। दूसरी तरफ अंग्रेज पेशवा बाजीराव सेकंड के तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इतिहास झांक कर देख लेते हैं। पेशवाओं ने गुजरात में एक जमीन का बहुत बड़ा भूभाग गायकवाड़ लोगों को लीज पर दिया हुआ था। बदले में उस जमीन से पेशवाओं को रेंट मिलता था और उसके एडिशनल भी 5,25,000 रुपए वो सालाना देते थे एज ए ट्रिब्यूट, आप समझ लीजिए। बहुत सालों तक यह धनराशि दी नहीं गई थी और अब उसके 1811-12 तक आते आते उसका रिन्यूअल पेंडिंग था और यह राशि भी जो बकाया हो गई थी वो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। चूंकि गायकवाड़ पहले से ही अंग्रेजों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर में थे तो अंग्रेजों ने भी चाहा कि यह लीज रिन्यूअल हो जाए। तो अंग्रेजों ने गायकवाड़ को एडवाइस करा कि वो अपने एक खास मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना भेजें। पेशवा की जो दरबार था वो पूना में लगता था और गंगाधर शास्त्री खुद ही अंग्रेजों द्वारा प्लांट किए हुए एक एजेंट थे गायकवाड़ की रियासत में। बहरहाल गंगाधर शास्त्री पूना आते हैं। यहाँ उनका समय पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ गुजरता है। पेशवा बाजीराव सेकंड बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और साथ रहते रहते थोड़ा गंगाधर शास्त्री का भी झुकाव पेशवा बाजीराव सेकंड की तरफ होता चला गया। अंग्रेजों को यह बात खटकने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि गंगाधर शास्त्री, जिसको सारी जानकारी है अंग्रेजों के बारे में, वह कहीं उल्टा चाल न चल दे। तो एक बार जब पेशवा बाजीराव सेकंड और गंगाधर शास्त्री पुरंदर की धार्मिक यात्रा पर गए थे, तभी रास्ते में गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी जाती है और सारा इल्जाम पेशवा बाजीराव सेकंड के सबसे खास मिनिस्टर त्रिंबक जी पर थोप दिया जाता है और पेशवा बाजीराव सेकंड से डिमांड किया जाता है कि वो त्रिंबक जी को सरेंडर करें। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का 19वीं सेंचुरी के लिए एक स्टेटमेंट था कि अगर अंग्रेज किसी को फंसाना चाहते थे तो 24 घंटे के अंदर उस पर आरोप लगाते और उसको जेल में डाल देते। उनकी गुप्तचर व्यवस्था, षड्यंत्र की नीति इतनी ज्यादा कारगर थी और हम तो बटे हुए थे ही कि हम अपनों के प्रति ही धोखा दे देते थे और इसलिए शुरू में तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने आनाकानी करी, लेकिन फाइनली त्रिंबक जी को सरेंडर करना पड़ा और त्रिंबक जी को थाने जेल में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात त्रिंबक जी वहां से भाग निकले। फिर पेशवा के ऊपर प्रेशर बढ़ा कि त्रिंबक जी को सरेंडर करा जाए।
लेकिन अब त्रिम्बक को वो सरेंडर नहीं कर पाते, तो बदले में उनको कुछ अपने फोर्ट्स को अंग्रेजों को देना पड़ता है। लेकिन इससे भी कोई शांति समझौता नहीं हो पाया और कुछ दिन बाद पेशवा के आर्मी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली खिरके में युद्ध होता है, लेकिन पेशवा हार जाते हैं और अंग्रेज तो शुरू से ही डिटरमाइंड थे कि पेशवा की जो पोस्ट है, इस इंस्टीट्यूशन को, इस संस्था को ही खत्म कर दिया जाए। तो पेशवा बाजीराव सेकंड को पूना से हटा करके गंगा के किनारे बिठूर, जो कि कानपुर के पास एक जगह है, वहां ला दिया गया और वहीं पे उनको एक पेंशन मिलने लगी जो सालाना 8 लाख रुपए थी। बाद में चल करके 75 साल की उम्र में 1850 में पेशवा बाजीराव सेकंड का यहीं स्वर्गवास हो जाता है। इनके एक अडॉप्टेड पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहिब धोंदू पंत, जो बाद में चल करके 1857 में कानपुर से रिवोल्ट करते हैं। अब बारी आती है होलकर की। तो जो पिछले युद्ध में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, जसवंतराव होलकर थे, वो गद्दी पर तो थे, लेकिन कुछ समय बाद वो इंसेन हो गए, पागल हो गए। और इसके बाद होलकर के दरबार में एक अनार्की फैल गई और इसी मौके का फायदा उठा करके माहिदपुर के युद्ध में अंग्रेजों ने होलकर की सेना को हरा दिया। अब फाइनली हम रुख करते हैं नागपुर की तरफ। यहां रघुजी भोसले राजा थे। रघुजी भोसले की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बाला साहिब गद्दी पर बैठते हैं, पर बाला साहिब योग्य नहीं थे। तो रघुजी ने खुद ही एडवाइस करी थी अपने भतीजे अप्पा साहिब को कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रेख करे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। अप्पा साहिब चालाक थे, एम्बिशियस थे, लेकिन थोड़े अंग्रेजी प्रभाव में थे। जब बाला साहिब गद्दी पर बैठते हैं तो अंग्रेजों ने अप्पा साहिब को अपने प्रभाव में लेकर के एक सब्सिडी अलायंस ट्रीटी साइन कर दी। संधि तो साइन हो गई, जिससे अंग्रेजों को काफी सारा पैसा भी मिला और अंग्रेजी सेना नागपुर में रहने लगी। लेकिन अंग्रेजों को हमेशा भय रहता था कि कहीं यह संधि जो बाला साहिब ने नहीं करी, बाला साहिब के बिहाफ पे अप्पा साहिब ने करी थी, कहीं ऐसा ना हो कि बाला साहिब इसको रिजेक्ट कर दें। यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि एक दिन फरवरी 1817 में बाला साहिब मृत पाए जाते हैं अपने बिस्तर पर। अब ये कौन कर सकता है, आप स्वाभाविक रूप से समझ ही सकते हैं। अप्पा साहिब गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में भी देखें, जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तब हमको उसका दर्द महसूस होता है। उसके हिसाब से जो हमें पॉलिसी लेना चाहिए, उसमें जो अड़चने आती हैं वो हम ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं। अब अप्पा साहिब को जो ब्रिटिश ने अपनी एक सेना नागपुर में रखी हुई थी, उसके जो एक्सपेंडिचर था वो करीब करीब साल का 30 लाख रुपया लग जाता था। और नागपुर रियासत की, नागपुर जो किंगडम है, उसकी पूरी इनकम ही 60 लाख थी। तो आधा खर्च तो आर्मी पे ही चला जाता था, जो भी अंग्रेजों की आर्मी थी। तो अप्पा साहिब ने कंप्लेन करा कि इस संधि को दोबारा रिवैल्यू किया जाए। जब अंग्रेजों को यह लगा कि अप्पा साहिब तो एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसी को आधार बना करके अंग्रेजों ने नागपुर पर अटैक कर दिया। अप्पा साहिब युद्ध से भाग करके राजस्थान चले जाते हैं और रघुजी भोसले के ग्रैंडसन को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और इस तरह मराठा कॉन्फेडरेसी, जिसके निर्माता बालाजी विश्वनाथ थे और जिनके लड़के बाजीराव ने कटक से अटक का नारा दिया, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हर तरफ अपनी विजय पताका लहराई, वह अंत में इस तरह से ढह गया। और अब 1820 तक आते आते अंग्रेजों को चैलेंज करने लायक कोई भी शक्ति नहीं बची। इससे पहले ही मैसूर हार चुका था और मैसूर की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।